जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। जीके जीएस के एमसीक्यू फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और चलते हैं दोस्त बिना रुके, समय को बिना बर्बाद किए अपने पहले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया गया है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए किस योजना को शुरू किया। तो देखो आसानी से छोटे जो उद्योगों को चालू करते हैं उन्हें लोन लेने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कौन सा योजना प्रारंभ किया है, आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखो यहाँ पे आपकी जो योजना है वो हो जाएगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन भाई अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मुद्रा योजना को प्रारंभ कब से, मतलब स्टार्ट कब से किया गया, तो आप क्या बताएंगे। तो आप तुरंत बिल्कुल घबराना नहीं है, सीधे बताना 8 अप्रैल 2015। क्या बताओगे? 8 अप्रैल 2015। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसको देखो नोट कर लो, 8 अप्रैल 2015। देखो यहाँ पे और भी योजनाएं चलती हैं, जैसे कि आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना है। तो जनधन योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो ये भी नोट करो 28 अगस्त 2014। इसका क्या करोगे, 28 अगस्त 2014 को ये भी स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये 15 में 8 अगस्त 2015 ये आपकी मुद्रा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना 8 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई थी। और देखो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है, इसमें 2000 रुपये किसानों को मिलते हैं हर तिमाही। ठीक है, 2000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखना, इसको भी पूछा जा सकता है कि ये कब स्टार्ट की गई थी। तो ये 24 फरवरी 2019 को करी गई थी। कब करी गई थी, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 24 फरवरी 2019। ठीक है, 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था। तो इससे भी आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष, देखो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 कराया, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो योजनाएं पूछी जाएंगी पेपर के अंदर, और ये देखो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम पूछा गया है। तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे आपका सही जवाब टीकाकरण हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, क्योंकि ये प्रश्न मैंने देखा आरआरबी में पूछा जा चुका है। देखो यहाँ पे पूछा गया मध्याह्न मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई। जो आपने देखा होगा दिन में, मतलब मध्याह्न मतलब दोपहर में जो खाना मिलता है स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल और मतलब कि 8वीं तक के बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो जूनियर और प्राइमरी। तो यहाँ पे जो मिड डे मील योजना है वो कब स्टार्ट की गई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 1995 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1995 यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस बैंक को एक मिनट, देखो यहाँ पे दिया गया है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। तो इसका देखो कोई भी गलत जवाब मत करना, यहाँ पे कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मत लगाना, वरना आपका जवाब गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका सही जवाब सेंट्रल बैंक होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। देखो इसे नोट कर लेना, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है और हो सकता है कि पेपर के अंदर पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले पेपर की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा दुनिया का उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। पहले नंबर पे आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी लगा देंगे, बिल्कुल सही जवाब। और जो हमारा भारत है ये बॉक्साइट उत्पादन में 7वें स्थान पे आता है। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। और देखो ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन करता है, तो वो भी कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया करता है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है किस वर्ष 2024 का, किसको, यहाँ पे माफी चाहते हैं, यहाँ पे किसको लिखा है, किसको वर्ष 2024 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है 2024 का। देखो ये करंट का क्वेश्चन है आपका और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमिताभ बच्चन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। 2023 में किसको मिला था बताओ। 2024 का तो आपने बता दिया, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो अमिताभ बच्चन जी को मिला, लेकिन 2023 का आशा भोसले जी को मिला है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो पहला जो मिला है वो नरेंद्र मोदी जी को मिला है, तो ये तो आप याद ही रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे दिया गया भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके किसके मध्य चली थी। तो ये तो सभी को पता है कब चली थी, 18 अप्रैल कर रहा हूँ, ये चली थी 1853 में। देखो 18 अप्रैल का रहा था, 18
1953 में चली थी, तो ये तो आप याद रखेंगे। अब ये कहाँ से कहाँ चली थी, तो ये मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। तो यहाँ से देखो बोरीबंदर से थाड़े, हाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोरीबंदर जो है ये आपका मुंबई में पड़ता है, तो यहाँ पे आप तुरंत लगा देंगे मुंबई से थाड़े के बीच में चली थी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब बोरीबंदर से थाड़े के बीच हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, और इस क्वेश्चन को देखो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इसका सही जवाब लगाना है दोस्त। तो यहाँ पे आपका सही जवाब 11 जुलाई हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देखो यहाँ पे 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो नोट करिएगा। देखो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। तो ध्यान रखना, हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पूछ दिया जाए और 5 सितंबर ऑप्शन दे दिया जाए, तो हम क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, 5 अक्टूबर ही लगा के आएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो यहाँ पे दिया गया है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे देखो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे? तो यहाँ पे आपका सही जवाब डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। कॉस्मोलॉजी क्या है बताओ? कॉस्मोलॉजी क्या है? तो कॉस्मोलॉजी जो है वो ब्रह्मांड का अध्ययन है, जिसे हम ब्रह्मांड ज्ञान भी बोल सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये हमारा कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी या फिर ब्रह्मांड विद्या, ये ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए होता है। जीव विज्ञान तो सभी को पता है, ये जीव विज्ञान जो है वो जीवों से संबंधित होता है, तो ये तो हम सभी को पता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? किस देश को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था? तो देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका सही जवाब आपका जापान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। अगर मैं यहाँ पे आपसे और पूछता हूँ कि थाईलैंड को किस नाम से जाना जाता था? थाईलैंड को, तो क्या आपको किसी को पता है? नहीं पता है तो याद रखना, लिख लो, श्याम के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? श्याम के नाम से थाईलैंड को जाना जाता था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? तो सिलोन था। क्या था? सिलोन था। तो ये भी आप याद रखेंगे, सिलोन हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो यहाँ पे श्रीलंका का सिलोन, थाईलैंड का श्याम, और निप्पन जो है वो जापान का नाम है। और जापान की संसद का नाम क्या है? तो याद रखना डायट। क्या पूछा जाता है ज़्यादातर? तो याद रखना डायट जापान की संसद का नाम है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 15 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे नहीं देने हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को करते जाएं और सभी प्रश्नों को नोट भी करते जाएं यार। देखो यहाँ पे दिया गया है, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो ये देखो यार अब जरूरी है, ये आपका जरूरी क्वेश्चन है, और इसका आप इम्पोर्टेंट, मैं आपको इंग्लिश में बता, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि लघु यूरोप किसे कहा जाता है। तो लघु यूरोप भाई फ्रांस को बोला जाता है, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इसे देखो नोट कर लिया ना, और किसी दिन मैं पूछ भी सकता हूँ कि लघु यूरोप किसे कहा जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में तुरंत आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? राम मंदिर का भूमि पूजन, देखो कहाँ पर है राम मंदिर? अयोध्या में है। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। क्लियर, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। वहाँ पे अभी एक जो अयोध्या जंक्शन है उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम भैया अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है। अयोध्या धाम जंक्शन कर दिया गया है, तो ये भी आप याद रखना। देखो वहाँ पे एक हवाई अड्डा बन रहा है, महर्षि हवाई अड्डा, ठीक है, महर्षि हवाई अड्डा, वाल्मीकि हवाई अड्डा बन रहा है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा बन रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, ये कहाँ पर है? अयोध्या में। हो सकता है कि पेपर के अंदर अयोध्या से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो यहाँ पे प्रश्न पे आते हैं कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था? तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन है वो 5 अगस्त 2020 को हुआ था। 5 अगस्त 2020 को हुआ था। किसने किया था? हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। अब यहाँ पे देखो आपसे पूछा जा सकता है कि राम मंदिर का फैसला कब आया था, कब हुआ था? जो फैसला है कोर्ट ने कब किया था, तो ये आप क्या बताएंगे? देखो एसआई और कांस्टेबल दोनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि फैसला पूछेगा तो 9 नवंबर 2019 बताएंगे। 9 नवंबर 2019 ये हुआ था फैसला, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना।
देखो 22 जनवरी 2024 को क्या हुआ था ये तो भूल ही नहीं सकते। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि आपकी जो मूर्ति स्थापना हुई थी वो आपकी 22 जनवरी 2024 को हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे और इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो चलते हैं दोस्त, उम्मीद करते हैं यहाँ से मैंने जो भी आपको अयोध्या से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं आपने नोट किए होंगे। और देखो यहाँ पे दिया गया है किस भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। यार देखो यहाँ पे एरर है, किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। अब ये प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट बन गया आपके लिए। अब आप बताएं किसे भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा, तो वो आपका जमशेदपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जमशेदपुर हो जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप प्रश्न नहीं भूलेंगे, किसी भी हालत में इस प्रश्न को मत भूलना, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है और ये टाटा से संबंधित है, ये टाटा से भी संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। ये प्रश्न आपका आरआरबी में पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए फटाफट बताइएगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जम्बू द्वीप हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। और मुझे पता है मेरे बहुत से दोस्तों ने इसी को टिक भी किया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे नज़र डालिए, एक यहाँ पे दिया है भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। देखो ये आपका पूर्व पश्चिम है ना, ये रहा आपका पूर्व, ये रहा आपका पश्चिम, ये रहा आपका उत्तर, ये रहा आपका दक्षिण, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये है आपका गुजरात और ये है आपका लद्दाख। ठीक है, यहाँ पे ये है आपका लद्दाख और ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, अब यहाँ से आपको चारों राज्य पता लग गए कि पूर्वी सबसे राज्य अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी सबसे गुजरात, सबसे उत्तरी लद्दाख और सबसे दक्षिणी तमिलनाडु। अब यहाँ पे पूछा है कि उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, दूरी है, वो कितनी है। तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपके प्रश्न का जो जवाब है वो क्या होना चाहिए, तो इसे याद रखना है यार कि 3214 मतलब कि ऑप्शन सी 3214 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। 3214 किलोमीटर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्या है, देखो यहाँ पे दिया गया है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी, देखो वही पूछ दिया ना, पूर्व पश्चिम उत्तर, यहाँ पे बताना है कि कौन सा पर्वत स्थित है। तो यहाँ पे देखो हमारी जो उत्तरी सीमा पर पर्वत स्थित है वो कौन सा है, तो वो है हिमालय। कौन सा है, खड़ा हिमालय बता रहा है, डिगो ना कभी, ऐसे ही कुछ था ना लाइन में, देखो याद नहीं आ रहा कि खड़ा हिमालय बता रहा है, डिगो ना ऐसे कुछ बोला जाता है, मुझे याद नहीं आ रहा है। और जो माउंट एवरेस्ट है ये कहाँ पर है, तो ये दोस्त नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में, जिसे नेपाल में सागरमत्था के नाम से भी जाना जाता है, सागरमत्था के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई, इसकी ऊंचाई जो है, हाइट जो है वो है 8,848 मीटर, किलोमीटर बता रहा हूँ, मीटर। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी हाइट है। तो ये भी देखो याद रखना। और चलते हैं दोस्त अपने अब अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे पूछा गया है आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। और अगर आप कल की क्लास को आपने देखा होगा तो यहाँ पे आपको खैबर दर्रा दिख रहा होगा। और मैंने ये भी आपको कल की क्लास में बताया था कि खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, बताया था ना मैंने क्यों बताया था, मैंने इसीलिए बताया था कि आज की क्लास में मुझे ये बताना था कि आर्यों ने भारत में होकर कहाँ से प्रवेश किया था। मेरे किसी भी क्वेश्चन का मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं कहीं से भी उठा के कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मेरा मतलब ये होता है कि मैं एक चीज़ को ए से लेके जेड तक मेरे सिखाने का तरीका बस अलग है। ये मेरा तरीका है सीखने का और सिखाने का। तो यहाँ पे देखो खैबर दर्रा जो आपका है ये कहाँ पर था, पाकिस्तान में था। तो ये आप याद रखेंगे। और आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था, खैबर दर्रे से प्रवेश किया था। अब ये आप कभी नहीं भूलेंगे ना, प्रॉमिस करो कि भैया ये कभी नहीं भूलेंगे। अब देखो यहाँ पे नाथुला दर्रा पूछा गया, नाथुला दर्रा कहाँ पड़ता है, तो नाथुला दर्रा जो है ये हमारा सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है। तो और देखते हैं यहाँ पे और भी प्रश्न, नीति दर्रा दे रखा है, नीति दर्रा कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी मैंने आपको कल ही बताया था, उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में। और देखो यहाँ पे दोस्त इनको आप नोट करिएगा, तब तक मैं आपको 1 मिनट का समय लूँ। आप भी अपने भाई को यार सपोर्ट करने के लिए, देखो मैंने क्लास में बिल्कुल समय को बर्बाद नहीं किया, कंटिन्यू करा और अब सिर्फ एक बार 1 मिनट के लिए रुका हूँ और ये कहने के लिए कि एक बार आप सभी दोस्त अपने भाई को, छोटे भाई को एक बार लाइक वाला बटन दबा दें, क्लास को लाइक कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ में क्लास को शेयर ज़रूर कर देना। देखो शेयर मुझे पता लग जाता है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, ये सब पता लग जाता है, इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा आप सपोर्ट करिएगा। हैं आप बिना रुके क्लास में,
तो यहाँ पे दिया गया है कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, कौन सा नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, देखो गंगा का है, चंबल का है, मतलब कि ब्रह्मपुत्र हो जाएगा आपका सही, क्योंकि ये तिब्बत से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है ये भी याद रखना, देखो इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर। क्या है 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। और गंगा की क्या है 2525 किलोमीटर। क्या है 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाएगा तो आप गंगा को टिक करेंगे, ना कि ब्रह्मपुत्र को, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भारत से नहीं तिब्बत से आती है ना, तो ये आप याद रखेंगे। भारत की पूछी जाएगी तो आप 2525 किलोमीटर गंगा को टिक लगा के आएंगे। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो ये देखो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार। और कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि भैया आप मतलब आरपीएफ के क्वेश्चन बताओ और ये इधर उधर के मत बताया करो। ठीक है दोस्त, क्या आपको लगता है यहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे? आएंगे ना, तो बस आप इसे नोट कर लो यार एक बार। अब यहाँ पे आपको बताना है कि समानता का अधिकार दिया गया है किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो हमारा समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो देखो 17 में आपका अस्पष्टता आता है, तो एक भी अगर पता होगा ना तुरंत ऑप्शन से उठा लोगे। 17 में आज अस्पष्टता उन्मूलन मतलब छुआछूत जो आता है ख़त्म कर दिया गया, तो वो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आप 14 से 18 के बीच में 17 आता है, तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे 19 से 22 दो आपको यहाँ पे देखो 19 से 22 दिख रहा है ना अनुच्छेद। तो यहाँ पे मुझे एक पता है, सिर्फ एक पता है, तो भी काम हो जाएगा। 19 में क्या है, बोलना और अभियुक्त भाषण मतलब जो भाषणबाजी है वो करने की स्वतंत्रता है। 20-21 में क्या है, 20-21 में पर्सनल स्वतंत्रता आपकी आ जाती है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो कौन से 19 से 22 तक आता है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कौन से अनुच्छेद में आता है, तो वो 19 से 22 तक आता है। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है, तो हम यहाँ से अगर सिर्फ हमें 24 पता है कि 24 में दिया गया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं करेंगे। हकीकत तो ये है कि 18 से कम लेते ही नहीं है। अगर आप आधार कार्ड, मैं लेके गया था, मैं आपको बताऊं, मैं गया था उस टाइम में 16 साल का था और घर पे बहुत ज़्यादा यार दिक्कत थी, तो मुझे लगा यार मैं नौकरी कर लेता हूँ। तो मैं गया तो मुझे किसी कंपनी में नहीं लिया गया। फिर मैंने कुछ दिन क्या करा, वहाँ पे ऐसे ही 300 रुपये में ऑटो लेके कुछ दिन चलाया और अपना गुजारा घर का भी करा, अपना भी करा, समझे। तो ये ऐसे समझ सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध जो कानून है वो अनुच्छेद 23 से 24 में दिया गया। शोषण के विरुद्ध आप किसी का शोषण नहीं कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका बताऊँ मैं, यहाँ से 25 से 28 के बीच में क्या आ जाता है, तो 25 से 28 के बीच में आपका धर्म एवं धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 के बीच में आ जाती है। धर्म का प्रचार, धर्म की स्वतंत्रता जो है वो 25 से 28 के बीच में आ जाती है। आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं मेरे भाई अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो ये देखो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। भारत की बात है ना, ये अपनी बात है ना, तो हमें पता होना चाहिए ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली नदी द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्र में स्थित है। ये देखो एक चीज़ यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बात तो ये असम में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है, असम में। अब इसमें भैया क्या इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या स्पेशल बात है, तो स्पेशल ये है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये अब आपको लगा होगा कि इंपॉर्टेंट है ना। और देखो गंगा ब्रह्मपुत्र बना के एक डेल्टा बनाती हैं, ये वो भी सब दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। उसका नाम क्या है बताओ, उसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है दोस्त, पश्चिम बंगाल में। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। जमशेदपुर, देखो अब यहाँ पे आपको अगर किसी एक के भी बारे में पता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, नहीं पता है तो आप नोट कर लो। देखो नदी के किनारे स्थित शहर आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। अब जमशेदपुर अगर पूछ दिया गया है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सही जवाब। तो याद रखना कि ये सुवर्ण रेखा के किनारे स्थित है। सुवर्ण रेखा जो नदी है इसके तट पर स्थित है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब अगर मैं आपसे यहाँ पे देखो घुमा के प्रश्न पूछ देता हूँ कि जो जमशेदपुर है ये कौन से राज्य में स्थित है, पता है, नहीं पता है, नहीं पता है ना, तो ये झारखंड याद रखना। क्या, झारखंड याद रखना, ठीक है, झारखंड। अब देखो यहाँ पे गोमती नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है, बताओ। गोमती नदी, तो गोमती नदी पर जौनपुर है भैया। कौन सा है, जौनपुर हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही हो गया। आप देखो शिप्रा नदी बताओ, तो शिप्रा नदी पर उज्जैन है। कौन सा है, उज्जैन है। तो ये भी देखो याद रखना, ये भी आपको
भूलना नहीं है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज हमारा अगला क्या है। 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? 2024 में कितने लोगों को पद्म श्री सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो टोटल देखो 132 लोगों को सम्मानित किया गया है। टोटल 132 लोगों को करा गया है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और ऐसे मैंने अब टुकड़ों में आपसे पूछा है। तो यहाँ पे देखो याद रखना, हो सकता है कि पेपर के अंदर अगर आप दिमाग से उतर जाए तो याद रखना, जो पद्म विभूषण है वो दिया गया था 5 लोगों को, पद्म भूषण जो है वो दिया गया था 17 लोगों को, और पद्म श्री जो है वो हो जाएगा आपके सही जवाब 110 लोग। अब यहाँ पे आप टोटल कर लो, अगर इन सभी को टोटल करेंगे तो 132 बनेगा जाके आपका। तो यहाँ से समझ आ गया, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 17 और पद्म श्री 110, टोटल 132 2024 में दिए गए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। बाबर ने पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था, किस युद्ध में किया था? यहाँ पे ये पूछ रहा है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किया था। तो वो भाई याद रखना, ये इसे तो वैसे ही आक्रांता बोलते हैं। तो ये देखो, इसका पानीपत का प्रथम युद्ध था, पानीपत का प्रथम युद्ध था जो कि कब हुआ था? 1526 में हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। हालांकि पानीपत का युद्ध खानवा का, चंदेरी का, गग्गर का, ये सब इसी ने लड़े, 4 के चारों। यहाँ पे देखो आपका जो खानवा का युद्ध है, मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि जब पानी पिया तो खाना भी खाएंगे। तो अगर हमने 26 में पानी पिया तो 27 में खाना खाएंगे, समझ आ गया। अब जब भाई खाना खा लिया तो चाय भी पियेंगे, तो मतलब कि 28 में पियेंगे। तो 1526, 1527, 1528 और 1529 में क्या होगा? तो 1529 में घर जाएंगे अपने, तो मतलब घग्गर का युद्ध। तो समझ गए ना, यहाँ से सभी युद्ध आपके कंफर्म हो गए। और पहली बार तोप खाने का पानीपत का प्रथम युद्ध जो उसने लड़ा था 1526 में, उसी में इसने किया था। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो प्रसिद्ध संगीतकार अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आप तुरंत बता देंगे भैया ये तो तानसेन था। कौन था? तानसेन था। इसे तो भूल ही नहीं सकते, 2 तो रत्न थे, एक तानसेन था, एक बीरबल था। तो यहाँ पे तानसेन हो जाएगा आपका सही जवाब। और देखो, बीरबल ऐसा अकेला हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, दीन इलाही धर्म जो है वो किसने? अकबर ने चलाया था। ये भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो, ये जो दसवंत और अब्दुल सहमद जो हैं, ये कौन थे? तो ये याद रखना, ये अकबर के प्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे? चित्रकार थे। तो ये भी देखो याद रखना है, ठीक है, भूल मत जाना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चित्रकार पूछा जाएगा तो ये 2 मैंने आपको बता दिया, और वैसे तो संगीतकार पूछेगा तो तानसेन को लगा के आ जाना, आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1857 की क्रांति का बरेली से किसने नेतृत्व किया था? स्टार्ट कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से। सबसे पहले बलिदान होने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो कौन थे? मंगल पांडे जी थे। सबसे पहले बलिदान देने वाले मंगल पांडे जी थे, और इन्होंने ही विद्रोह किया था, सिपाही विद्रोह हुआ था। ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन में थे, ये भी आपको पता ही होगा। चर्बी युक्त कार। तो एक प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग, जो कि गाय की चर्बी से बनते थे, सूअर की चर्बी से बनते थे, उन्हें चलाने से मुंह से खोलना पड़ता था, जिन्हें हिंदू सैनिकों ने खोलने से मना कर दिया और विद्रोह हो गया। अब इस विद्रोह का बरेली से किसने नेतृत्व किया था? यहाँ पे आपको बस ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा? खान बहादुर खां। खान बहादुर खां, ऑप्शन सी। अब देखो, बहादुर शाह जफर द्वितीय हैं, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। कहाँ से? दिल्ली से नेतृत्व किया था। अब देखो, इन्हें ना अंग्रेजों ने पकड़ कर स्थानांतरित कर दिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि बहादुर शाह जफर द्वितीय को अंग्रेजों ने पकड़ के कहाँ स्थानांतरित कर दिया था? तो रंगून कर दिया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रंगून कर दिया था। और रंगून कहाँ पड़ता है? तो ये बर्मा मतलब म्यांमार, याद रहेगा ना। बर्मा का पुराना नाम म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा था। अब देखो, लियाकत अली ने इस विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? लियाकत अली ने। तो लियाकत अली ने कहाँ से किया था? तो आप तुरंत बताएंगे कि इलाहाबाद से किया था भैया। कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। और जगदीशपुर से कुंवर सिंह जी ने किया था, और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से झांसी वाली रानी ने किया था। तो ये देखो, याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए। और ये देखो, 1857 से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी? मोहम्मद गौरी द्वारा किसे हराकर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पे देखो, आपसे पूछा जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे घुमा के पूछेगा तो क्या बताओगे? तो आप जवाब नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे तुरंत बताना, पृथ्वीराज चौहान। ये क्या है? ये तराइन का ही युद्ध है यार, ये तराइन का दूसरा युद्ध है।
पहला जो हुआ था वो 1191 में हुआ था और दूसरा जो हुआ था वो 1192 में हुआ था। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना। तो किसे हराकर, पृथ्वीराज को हराकर द्वितीय युद्ध में हरा पाया था। पहले में तो ये खुद ही हार गया था। तो ऐसे आप याद रखना। और देखो हिंदू राजा क्या होते थे, ये किसी को मारते नहीं, छोड़ दिया करते थे। और सामने वाला जब पलटवार कर देता था वापस आके फिर मतलब कि 17 बार अगर आक्रमण करता तो 17 बार छोड़ने की जज्बा रखते थे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आप बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी, ये आप याद रखेंगे। और चंद्रगुप्त, जो चंद्रगुप्त है देखो, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। क्या, ये मौर्य वंश का संस्थापक था। श्रीगुप्त जो है ये गुप्त वंश का संस्थापक था। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2.5 दिन का झोपड़ा किस सुल्तान ने बनवाया था। कुतुब मीनार की सुल्तान ने बनवाई थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। सबका जवाब एक ही है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे देखो गुलाम वंश का संस्थापक अभी मैंने आपको बताया था, गुलाम वंश का संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। इसने जो कुतुब मीनार बनवाई थी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, उसका कार्य पूरा किसने करवाया था, ये भी पूछा जाता है। तो याद रखना, इल्तुतमिश की पुत्री एक थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की थी। इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका कार्य पूरा किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कार्य पूरा कराया था। तो ये भी आप याद रखना। और कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, क्या दिल्ली में स्थित है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है, ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाला सबसे युवा बल्लेबाज कौन है। देखो ये करंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हैशटैग बनाया है तो इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो क्या होना चाहिए, तो वो आपका होना चाहिए शुभमन गिल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। और आपको ये याद रखना है कि वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज आपके शुभमन गिल जी है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे पूछा गया है किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो किसे वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, ये देखो आपका करंट का क्वेश्चन है, ये आपका करंट का है। अब यहाँ पे आप बताइएगा तो कौशिक राजशेखर, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। पेरू देश की राजधानी क्या होगी। पेरू देश की राजधानी क्या होगी। देखो राजधानियाँ अपने भी राज्य, उनकी राजधानी, उनके मुख्यमंत्री, उनके राज्यपाल याद करके जाना दोस्त। एक प्रश्न पूछा जाएगा, किसी भी पेपर की तैयारी करो, SSC GD RPF या आप ALP किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली पुलिस, एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। पेरू देश की राजधानी यहाँ पे पूछा गया है, तो आप लीमा बताएंगे। क्या है, लीमा है। थिम्पू किसकी है, तो थिम्पू याद रखना यार, ये तो हमारे भूटान की है। किसकी है, तो ये हमारे भूटान की है, ठीक है। और भूटान देखो एक ऐसा देश है जिसने तंबाकू पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है, ये आप याद रखना। मनीला जो है ये किसकी है, तो ये है फिलीपींस की। फिलीपींस की राजधानी जो है वो मनीला है, तो ये भी आप याद रखना। माले किसकी राजधानी है, बताओ। मैंने कल बताया था माले किसकी राजधानी है, तो वो मालदीव की राजधानी माले है। क्या, मालदीव की राजधानी माले है, तो ये भी देखो याद रखना। हो सकता है कि पूछ लिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की मैं रोज़ बताता हूँ कैनबरा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिडनी लगा आते हैं, कैनबरा की जगह सिडनी लगा देते हैं, तो याद रखना कैनबरा। और देखो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, ये भी आप याद रखना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, ये प्रश्न अभी मैंने आपको कराया था, और आपने अगर इसका जवाब सही नहीं किया तो यार बहुत गलत बात है। यहाँ पे आपका सही जवाब माजुली द्वीप होना चाहिए, अभी मैंने आपको बताया था ना। और देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे था, ये भी मैंने आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में पड़ता है ना, असम में पड़ता है, तो ये भी मैंने आपको नहीं बताया था जो अब बता रहा हूँ। तो याद रखना ब्रह्मपुत्र माजुली द्वीप। देखो कोटोपैक्सी क्या है, ये सबसे ऊँची ज्वालामुखी पर्वत है, ये सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। एंजिल आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजिल है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है।
देखो यहाँ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये फुलहर झील मुझे लग रहा है कि पहली बार सुना होगा, मैंने तो पहली बार सुना दोस्त, और मुझे ये जान के बहुत अचंभा हुआ कि ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो मुझे लगा यार अब तो इम्पोर्टेंट है। हैदराबाद में निजाम सागर है, कौन सा? निजाम सागर पूछा जाएगा, निजाम सागर। तो निजाम सागर जो है वो आपका हैदराबाद में है, तो ये आप याद रखना। साल्ट लेक पूछा जाएगा जो कि कोलकाता में है, साल्ट लेक, साल्ट लेक पूछा जाएगा, तो ये कहाँ है? ये आपका कोलकाता में है, साल्ट लेक। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिमोर में स्थित है। अब सिमोर अगर पता है तो ऑप्शन में लगाओगे, नहीं पता है तो कर्नाटक फिर भी लगा देना, सही जवाब हो जाएगा। सिमोर कहाँ पड़ता है? देखो मैं लिख देता हूँ सिमोर, ठीक है। सिमोर दोस्त कहाँ पड़ता है? शिमोग, शिमोगा, शिमोग या शिमोगा, ठीक है, शिमोग या शिमोगा लिखा हुआ मिलेगा। तो शिमोगा जो है ये कर्नाटक में पड़ता है, और शरावती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? कर्नाटक में है। तो यहाँ से ये आपको याद रहेगा ना। केवलादेव पश्चिम बिहार कहाँ है बताओ? ये आपका भरतपुर में है। केवलादेव जो पश्चिम बिहार है वो आपका भरतपुर में है। भरतपुर कहाँ पड़ता है? तो आप क्या बताएंगे? आरजे, राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क है जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्रश्नों को अगर नोट कर रहे होंगे तो आप पेपर को धुआं करके आएंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि हाल ही में चक्रवात रेमल का सबसे अधिक प्रभाव किस राज्य में पड़ता है? चक्रवात रेमल का जो सबसे अधिक प्रभाव है वो किस राज्य में पड़ता है? मतलब पड़ा है, यहाँ पे पड़ता नहीं, पड़ा है। तो किस राज्य में पड़ा है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो? ये देखो करंट का क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, मेरी सिस्टर, इसे नोट कर लेना, ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बताओ, जो चक्रवात रेमल अभी आया था इसका प्रभाव पश्चिम बंगाल पे सबसे ज़्यादा पड़ा था। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये रेमल नाम इस चक्रवात को किसने दिया था, बताओ। ये जो रेमल नाम है ये इस चक्रवात को किसने दिया? तो आप बताएंगे भैया ये ओमान ने दिया। किसने दिया? ओमान ने दिया है। किसने दिया? ओमान ने। तो यहाँ पे देखो ओमान सही लिखा है, ओमान ने दिया। तो आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, ऑप्शन ऐसे है ना, अंडमान एवं निकोबार लगा देना है। लेकिन यहाँ पे एक अपडेट मैं आपको बताता हूँ कि 31 अक्टूबर 2019 से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो गया है। 31 अक्टूबर 2019 नोट कर लिया ना। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख जो है वो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र हो गया है। हालांकि अगर ऑप्शन में देगा तो आप लद्दाख लगा देना, अदरवाइज आपका अंडमान और निकोबार जो अभी तक था उसे आप करके आएंगे जब ऐसा ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं लगाना वरना गलत हो जाएगा। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है? अब इस प्रश्न का जवाब करिएगा। अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसे आप हम नोट कराएंगे ना, आप स्किप नहीं करेंगे। भूमध्य रेखा पर कहाँ होता है? भूमध्य रेखा, जो कि आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? प्रधानमंत्री जी की, देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी को चुना जाता है या फिर नियुक्ति होती है। तो दोस्तों उसमें बहुत से मेरे दोस्त चुना जाता है लगा देते हैं, कहते हैं कि हमने तो वोट दिया था नरेंद्र मोदी जी को, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखो हम वोट पार्टी को देते हैं, पार्टी का एक जो मैन होता है उसे राष्ट्रपति चुनते हैं। राष्ट्रपति चुनते हैं कि हम भाई अगर कहते हैं कि ठीक है इनको चुना जाएगा तो राष्ट्रपति जी चुनते हैं और अनुच्छेद 75 के अकॉर्डिंग उन्हें नियुक्त कर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 63 क्या है बताओ? अनुच्छेद 63 क्या है? इसमें जिक्र किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग होती है। अनुच्छेद 76 में क्या दिया गया है? तो 76 में मुख्य न्यायाधीश जी को दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश जी की जो नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप इस प्रश्न को कभी भी स्किप नहीं करेंगे। वह अभ्यारण्य जिसमें दुर्बल पशुओं की संख्या अधिकतम है, वह अभ्यारण्य आपको बताना है जिसमें दुर्लभ पशुओं की संख्या अधिकतम है। तो ये देखो आप यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के जवाब करना। यहाँ पे आपका वैसे सही जवाब तो जो है ना दोस्त वो होना चाहिए मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान
जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और ये देखो मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये भाई कहाँ पर पड़ता है, असम में पड़ता है ना, कहाँ पड़ता है, असम में। और देखो अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी त्रुटि या एरर हो जाती है मुझसे, तो उसके लिए मैं यार सॉरी बोल रहा हूँ। एक बार और बोलूँगा, बाद बाकी आपको क्लास एंडिंग तक नहीं कहूँगा कि एक बार दोस्त यार जिन्होंने भी अभी तक लाइक ना किया हो यार, प्लीज़ भाई एक बार अपनी प्रेजेंट लगा दो, क्लास को लाइक कर दो, और साथ में अपने इस भाई का सपोर्ट करने के लिए यार कह रहा हूँ, सिर्फ चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ भाई, और एक बार क्लास को शेयर कर देना। आप जो भी ग्रुप चलाते हो कहीं भी, आप लिंक को शेयर कर देना क्लास के, यार सही रहेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है, अगर पूछा जाएगा तो हम तुरंत बताएंगे भैया ये उत्तराखंड में पड़ता है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान अभी मैंने आपको बताया था, ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। देखो यहाँ पे दिया गया भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी। ये देखो करंट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये पूछा जाएगा। अब आप बताइए कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ होगी, तो ये ज़रूरी है आपके लिए जानना कि बेंगलुरु यहाँ पे बता सकते हैं ना, कर्नाटक, बेंगलुरु में होगी। और देखो एक अभी मैंने अब कुछ दिन पहले मुझे याद आ रहा है, मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया था, कहाँ पर, कोलकाता में। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो शुभारंभ है वो कहाँ किया गया था, तो ये याद रखना, वाटर ट्रेन का कहाँ किया गया था, कोलकाता में। और देखो पहली जो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन है, वो भी आपकी पहली कोलकाता में ही चली थी। देश की पहली जो मेट्रो ट्रेन है वो भी आपकी कोलकाता में चली थी। तो यहाँ से देखो मेट्रो ट्रेन से ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इन्हें आप नोट कर लो, और बाद बाकी जो भी होगा देखो मैं आपको करवा दूंगा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ये आप याद रखेंगे। गुप्त वंश की श्रीगुप्त ने और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, देखो इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये पूछी जाएगी एसएससी जीडी में कई बार, हर बार लगभग पूछी गई है मुद्रा राक्षस। अब मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो यहाँ पे याद रखना यार, विशाखा दत्त है। कौन है, विशाखा दत्त है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। मैगस्थनीज ने इसने क्या लिखी थी, मैगस्थनीज ने लिखी थी इंडिका। कौन सी लिखी थी, इंडिका के रचनाकार थे। और विशाखा दत्त जी जो थे वो मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था जो कि राजनीति पे आधारित थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। और चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वैसे तो टीचर थे ही ले उनके। और बाद में आपको बता दूं जब वो राजा सम्राट बना दिया था उन्हें, चंद्रगुप्त मौर्य को, तो ये उनके प्रधानमंत्री बन गए थे। देखो प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो वो था खारवेल। कौन था, खारवेल। अशोक मत लगा देना दोस्त, गलत हो जाए। कलिंग का युद्ध लड़ा था, कलिंग के राजाओं के साथ में अशोक का युद्ध हुआ था, याद रखना। धनानंद जो था ये नंद वंश का शासक था। कहाँ का, नंद वंश का। और अशोक जो थे ये मौर्य वंश के शासक थे, संस्थापक नहीं शासक थे, ठीक है, मौर्य वंश के। और नंद वंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मानंद। वो कौन था, महापद्मानंद था। तो ये भी देखो याद रखना आप। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वो किस क्षेत्र में हुआ था। तो कुषाण काल में यार आप क्या लगाएंगे इसका सही जवाब, तो याद रखना वास्तुकला। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुषाण काल का सबसे प्रतापी राजा जो था वो था राजा कनिष्क। इसका रेशम मार्ग पर कब्जा था, ठीक है, रेशम मार्ग पर। और इसी ने रेशम मार्ग चालू किया था। और इसने अपना ना विस्तार करते करते चीन तक कर रखा था। कहाँ तक, चीन तक, चीन पे भी कब्जा कर लिया था, ऐसे ही याद रखना। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश कौन सा है, तो ये अब इसका आप सही जवाब करिएगा। देखो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है मेरे भाई वो होगा मिस्र। क्या होगा, मिस्र हो जाएगा। देखो सबसे बड़ा जो अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है वो नंबर 1 पे अल्जीरिया आता है, सबसे बड़ा देश। सबसे छोटा आपका सेल्सियस द्वीप है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। ये सबसे लास्ट में आता है, तो मैं इसे क्या करूँ 10 बना देता हूँ, ठीक है, स्टार बना देता हूँ, सबसे छोटा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप कभी नहीं भूलेंगे, हो सकता है अफ्रीका का पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है, ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसे आप नोट कर लेना, आपसे पूछा जाएगा। पीएम मुद्रा योजना अभी मैंने आपको बताई थी, कब स्टार्ट हुई थी ये भी बताई थी। अब यहाँ पे देखो, जो युवा लेखक हैं उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस योजना को प्रारंभ किया है? तो यहाँ पे आपका जो है वो होना चाहिए प्रधानमंत्री युवा योजना, जो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है, या फिर ऐसे भी मिल सकता है युवा प्रधानमंत्री योजना। तो आप सही जवाब करके आएंगे, गलत नहीं करेंगे, पीएम युवा योजना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। अनुच्छेद 360 संबंधित है। मैंने आपको 2 दिन पहले अनुच्छेद 352, 356 और 360 तीनों बताए थे ना, वो इसीलिए बताए थे कि आज मैं आपसे पूछने वाला था, और मुझे ये भी पता था कि आज आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 360 जो है ये किससे संबंधित है? तो देखो, ये है वित्तीय आपातकाल से संबंधित। तो वित्तीय आपातकाल, कभी आपको लगा कि भारत भूखा मरा हो? कभी नहीं। तो एक बार भी ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, याद रखना। राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, कितनी बार? 3 बार। जो भी युद्ध हुए थे हमारे, भारत पाकिस्तान, भारत चीन के साथ में जो युद्ध हुए थे, उस टाइम 3 बार लगा था, ठीक है। अभी तक जो इमरजेंसी है भारत में सिर्फ 3 बार लगी है, वो भी राष्ट्रीय आपातकाल। और राज्य आपातकाल जो है ये कौन से, देखो ये भी बता देते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका है ये कौन से अनुच्छेद में आता है? तो याद रखना ये 352 में आता है, और 356 में आपका राज्य आपातकाल आता है। जब राष्ट्रपति जी को कोई शिकायत करता है या उन्हें लगता है कि राज्य की जो व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, तो वो वहाँ पे 356 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, आपातकाल घोषित कर देते हैं और अपने अंडर में ले लेते हैं राज को। मतलब अपने अंडर में क्या, वहाँ पे राज्यपाल होते हैं ना, उन्हें सौंप देते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया गया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है? अब यहाँ पे आंसर मेरे 90% दोस्त गलत करेंगे। क्या आपने कर लिया आंसर? कर लिया ना, A B C D। अब मैं करता हूँ 48 का जो सही जवाब आपका होगा वो होगा कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। पेपर में यही गलती नहीं करनी है कि अहमदाबाद लगा देना है। अहमदाबाद जो अगर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ये भारत का मैनचेस्टर है। भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो अहमदाबाद बताएंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछा जाएगा तो आप कानपुर को ही करके आएंगे। मुंबई जो है ये भारत की आर्थिक राजधानी है। आर्थिक और राजधानी जो है वो मुंबई को बोलते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बताइएगा। लगाओ दिमाग। इस प्रश्न को भी यार गलत नहीं करना दोस्त, इस प्रश्न को गलत नहीं करना कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है। सोचो और विचार करो। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, कभी सितार देखा है? उसमें जब ऐसे ऐसे उसके तारों को छूते हैं तो वो बजता है, तो वो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो याद रखना, सितार का जनक कौन था? अमीर खुसरो था ना। सितार का जनक कौन था? अमीर खुसरो। देखो मुझे याद आ गया, सितार का नाम जब याद आता है तो अमीर खुसरो भी याद आता है। तो ऐसे ही इसी तरीके से याद रखना है यार प्रश्नों को। और देखो बताओ, माइक्रोफोन जो है ये किसको किस में बदलता है, पता है क्या? माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये याद रखना। देखो माइक्रोफोन जो होता है, जैसे कि आप बात करते हो ना, उसमें जो माइक होता है ना, वो क्या करता है, वो आपकी आवाज़ को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ऐसे याद रखना। बैटरी जो है ये रसायन ऊर्जा को किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा में बदलती है। तो ये भी याद रखना। जनरेटर बताओ, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है? जनरेटर भी यही करता है। तो जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस संदर्भ स्थल पर पानी वाले जहाज आते जाते थे? यार ये तो कई बार पूछा जा चुका है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में, याद रहेगा ना। कालीबंगा, कालीबंगा से काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी, याद रखना, कभी भूलना मत। काले रंग की चूड़ियाँ कालीबंगा से मिली थी। तो आज की क्लास यार थोड़ा बड़ी हो गई तो थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि 45 मिनट की हो गई और लगभग मुझे लग रहा है कि मेरा फ़ोन कभी भी साथ छोड़ सकता है। तो आप लोगों को यार एक बार सपोर्ट कर देना, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखो, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लाइक वाला बटन दबा देना, शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ में, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अपने सभी दोस्तों से अगली क्लास में। तब तक के लिए मेरा जय हिंद।